अगर हम खेती का थोड़ा विश्लेषण करें, एक खेती ये है जो आजादी के बाद या 60-66 के बाद की अब तक की खेती, एक आजादी के बाद 66 तक या तो उससे पहले की खेती, अंग्रेजों के राज की खेती, और एक उससे पहले की मुगल काल की। अगर मोटा मोटा सा इनका भी अगर हम कंपैरिजन करें तो आज ये कानून आ रहे हैं, ये क्या करेंगे वहीं से भी हमें पता लग गया। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि अकबर के राज के अंदर धान की पैदावार प्रति एकड़ उतनी थी जितनी आज हो। यानी उस टाइम जो भी विधि थी, जो भी तरीका था किसानी का, खेती करने का, जैसे भी संसाधन थे, लेकिन जहां पर भी धान हो रहा था वो पैदावार उतनी थी जितनी हमारी आज, जिसको अपन सो कॉल्ड मॉडर्न खेती है। जब अंग्रेज आ जाते हैं देश में, वो आकर के उन्होंने कमीशन बनाया, उस कमीशन ने स्टडी करी, लिख स्पेशल कि आप जो है हिंदुस्तान की खेती की स्टडी करके ये बताओ कि इसके अंदर क्या बदलाव की जरूरत है। उनका उद्देश्य तो दूसरा था, छुपा उद्देश्य तो ये था, वो ये चाहते थे कि हम जो चाहते हैं वो खेती कैसे लागू करें, लेकिन उन्होंने उसको ये रखा कि भाई इस खेती में क्या चीज जोड़ा जा सकता है कि खेती अच्छी हो जाए। और रॉयल कमीशन के नाम से था, उस कमीशन की रिपोर्ट में उसने लाकर ये लिखा कि हमने पूरे देश में घूम करके खेती का विश्लेषण किया है और खेती को देखा है, हमारे पास उस खेती में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि हम वहां से कुछ सीखने तो अच्छा है। लेकिन अंग्रेजों का इंटरेस्ट तो बिजनेस से, उन्होंने ये जो आज कह रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या 1917 से पहले शुरू कर दी। आपको पता 1917 में इसका चंपारण में बहुत बड़ा विरोध हुआ था, नील की खेती शुरू करवा दी उन्होंने। और नील की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। उन्होंने व्यापार के लिए पूरी दुनिया में नील की जरूरत थी, क्योंकि पूरी दुनिया में नील बिकता था डाई करने के लिए, और वो यहाँ से नील की खेती करवा कर पूरा व्यापार करते थे उससे। और कानून यहाँ तक बना दिए थे कि एक हिस्से के ऊपर 5वां हिस्से के ऊपर नील की खेती करनी जरूरी है। और महात्मा गांधी नया नया हिंदुस्तान में आया था, उस टाइम कांग्रेस का अधिवेशन था, बिहार के किसान आज उसको लेके बोला थी, लोग बहुत दुखी आए, बच्चा लोग लग लेंगे। 1917 में चंपारण में जाकर उन्होंने यही विरोध किया था कि ये जो कानून बना दिया ना, जरूरी है नील की खेती यूं नहीं होना चाहिए, लोग गलत लग लिए, अब जीत हो गई, वो कानून होने लगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यापार के लिए खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चीजों के अब लागू करना चाहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जब ये आया कि अंग्रेजों के 100 साल में जितने अकाल पड़े, जितनी मौत हुई, उतने पीछे 500 साल में नहीं हुई। आपको पता 1900 बंगाल तक के काल, यानी देश जिस टाइम आजाद हुआ उस टाइम खाद्य सुरक्षा में पूरी तरह से दूसरे उनके ऊपर डिपेंड थे। हमने बाहर से अनाज मंगाने थे कई साल तक, और फिर हमने ये जो सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको स्टार्ट किया, जिसमें डॉक्टर स्वामीनाथन का आयोग है। सरकार ने बहुत इन्वेस्ट किया, मंडियां बनाई, रोड बनाए, एमएसपी दिया, यूनिवर्सिटियां खोली, महकमे खोले, एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन का वर्क दिया, और एक स्टेज पर पहुंच के आज हम खाद्य सुरक्षा में सफिशिएंट है, हमारे पास बहुत ज्यादा अनाज है। ये हालात, ये तो पहलू एक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर दिया। लेकिन अब क्या हो गया, इसका प्रचार क्यों करने लगे, ये तो बहुत क्या करें इसका जवाब ये भी। और इस दौरान जो खेती की विधि अपनाई वो मैं आपको बता दूंगा। खेती में तो निजीकरण की बात आप करते हैं ना, भाई निजीकरण, खेती में तो निजीकरण है, पहला स्टार्ट कर रखा है उन्होंने, 1990% घराटा उठा रखा है उन्होंने। आज खेती में केवल जमीन किसान की बची हुई है, बाकी दवाई प्राइवेट, बीज प्राइवेट, बिजली प्राइवेट, मशीन प्राइवेट, सब कुछ तो निजीकरण है। और इसीलिए ये किसान की हालत हो रही है। और अब ये कानून मतलब जरूरत तो थी इसमें खेती में सुधार के, हम नहीं कह बहुत बढ़िया खेती हो रही थी अब हमारी, किसान की हालत खराब थी, मंडी के अंदर सुधार की जरूरत थी, मंडी में किसान का शोषण हो रहा था, लूट भी हो रही थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसमें सुधार करने की बजाय वो मंडी बंद करने की किसी ने निकाला। अब स्थिति ये है, मंडी में बंद हो जाए क्या होगा, अब तक जितने खेती में खोट आए थे, जो इसके अंदर गलत चीजें आई थी, वो और तेजी से बढ़ेंगे और ज्यादा
इसका जो है रेट बढ़ेगा। जमीन में हमारी इस ग्रीन रेवोल्यूशन में पहले खराब कर रखी, पानी हमारा कर रखा है, पर्यावरण कर रखा है, लेकिन अगर ये कंपनियां और आगे तो इसकी स्पीड और ज्यादा होगी। कई जन कहते कुकर हो गई, वो हमारे गलत जैसे अक्सर ने कहा कि तुम फलानी फसल उपजा ले और बोले हम उपजा दूंगे दे दें बात निश्चित हो। ऐसा नहीं है, मैं बड़ा सफल प्रोग्राम देता हूँ। मेरे गांव में 3 किले जमीन और आज जमीन का ठेका 25,000 रुपये किला है। एक इलाके में, कुछ इलाकों में 15,000 20,000, एवरेज 20-22,000। एक कंपनी आएगी, वो कंपनी ये कहेगी कि भाई हम 4,500 रुपये किला ठेका दें, जिसमें देना होगा। ये मेरे वर्गे जो बाबू शहर में बैठे हैं ये ठेका देवा है 20,000 25,000 में या करवावे हैं, वो या जो कर रहे हैं, जो कर रहा है 2-3 किले आओ सोचते यार 40,000 किले भी नहीं, उसके साल के मिले किले रह दे दे 5 साल तक ये ठेका लेंगे, 5 साल का ठेका करेंगे। 5 साल के लिए इस तरह से 40,000 रुपये देंगे तो मैं कहता हूँ 3,000 किले में 2,000 किले पक्के देनी हो जाएगी। 2 जाएगा उनकी जमीन आज और मान लो उसमें ऐसी फसल उगाएंगे जो हमारे गांव में पहले तो होती नहीं और उन्होंने उसकी बिजनेस शुरू कर, लेकिन वो स्टडी करके रिसर्च करके ये अंदाजा लगा लेंगे कि इस जमीन में गांव का जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो कि मेरे गांव का सारा अंडरग्राउंड वाटर खराब है, लगा लगा के जमीन उससे खराब हो रही है, लेकिन वह फसल हो सके तो वो ले आएंगे। तो सारा जहरीला जो नमक वाला पानी में खेती करके 5 साल तक 2,000 किला निशा कर देंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। 5 साल पाछा फेंकते हैं किसाना ने, भाई हम 50,000 रुपये किला देंगे, 5 साल का ठेका होता है। किसान तो फिर लालच में आगे, फिर 5 साल 10 साल पांचवा जमीन इसे हो जाएगी, वो छोड़ कर देंगे तो भी कहना आप फिर आगे हम इसका ये करा। ये इस तरह यानी कहने का मतलब क्या होगा, नई नई फसल आएंगी, नए नए कीड़े आएंगे, नई नई बीमारियां आएंगी, नए नए बीड आएंगे और उन खत्म करने खाकर तरह तरह के जहर डाले जाएंगे। ऐसी इंसेक्टिसाइड, ऐसी पेस्टिसाइड डाली जाएगी जो पूरी दुनिया में बैन होंगी, लेकिन वो प्रयोग करेंगे मैं अगला ठेका कर रखे आपको तो कैसे रोको। और पूरा वातावरण ऐसा जहरीला हो जाएगा कि सांस लेनी है बीमारी होने लगेगी। कंपनी वाला तो रहना तो अपना है, पूरा पर्यावरण खराब हो जाएगा। मैंने वो विषय प्रोटेशन का जिक्र है नहीं, बिल्कुल मोनोकल्चर होगा। मोनोकल्चर का समझते ना, एक तो हमारा बढ़िया खेती तरीका मानते जिसमें बहु फसली हो, सारी फसल लेवा बारी, दाल वाली फसल भी लेवा, तेल वाली भी लेवा, खान वाली भी लेवा, फल भी लेवा, सब्जी भी लेवा। एक होता एक फसली 2,000 किला में फूल लगा देंगे, उस फूल की खेती होगी तो गांव में ना जू हो, ना गांव में बाजरा हो, ना गांव में ज्वार हो, कुछ नहीं हो, सारी चीज लोग बाहर खेती हो। पूरी निर्भरता हमारी जो है हमारी खाद्य सुरक्षा उसके अंदर खत्म होगी। हमारा जो लोकल सिस्टम है सारा बिगड़ जाएगा। आज मान लो एक छोटी सी बात है कि कोई भी फसल पैदा होती है, पूरा किसान पैदा करे, फिर उसने छोटा ट्रांसपोर्ट गांव में को 4 व्हीलर ले मंडी लेकर आवाज है, बीच में लोडिंग अनलोडिंग वाला मजदूर है, फिर मंडी का मजदूर है, फिर मान लो कोई रेडी वाला ले, रेडी वाला बेचे, कितने लोग इन्वॉल्व है एक चीज में। बड़ी कंपनी का तो वहां से पता करेंगे, सीधा उनका अपना सिस्टम है, स्टोर में उनके बड़े व्हीकल स्टोर में रखे थे, मशीन भाग रहे, ये पिछला सौदा सारा निकल गया, सारी बड़ी भारी बेरोजगारी हो जाएगी। और वो फसलें उगाएंगे जिसका हम अब तक विरोध कर रहे हैं, जिसको आप बीटी वो कहते हैं। अभी पीछे बीटी महंगाई आई थी, हमने बड़ा विरोध किया था, बीटी महंगाई आना चाहिए क्योंकि इसके खाने चुराने क्या बीमारी हो जाएगी। पीछे बीटी सरसों आई थी, बीटी सरसों का पूरे देश में विरोध हुआ था और वो पास नहीं होती बीटी सरसों। जब आपकी जमीन खेत पर ले ली तो सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं, जो भी बीटी की फसलें हैं उनको उगाएंगे। उसको उगाने से हमारी पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे जमीन के छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे खत्म हो जाएंगे। हमारे पक्षी, हमारे कीड़े मकोड़े, हमारे जानवर सब खत्म हो जाएंगे। अभी उस लाइन पर चल रहे आपने मेरा बात कि हमारा अपना जो नेचुरल सिस्टम था बहुत खराब हो गया है और उससे ये और बिगड़ जाएगा। एक कुदरत का बैलेंस है, एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है, एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देता, कोई बीमारी आउटब्रेक नहीं होती उससे। और एक
ऐसा सिस्टम है कि उससे जो है ना कीड़े भी रहते हैं, फसल भी रहती है, किसान भी रहता है, पशु भी रहता है, सबका एक बैलेंस है। जब वो बैलेंस बिगड़ जाएगा तो मंत्र कीड़े की संख्या तो इतनी हो जाओगे काबू और उसको खाने वाले कीड़े की दो ही नहीं पाओगे। ऐसा मतलब हमारा इकोसिस्टम जो है ना सारे का सारा खराब हो जाएगा। और एक हमारा नेचुरल सर्कल है खेती का, फसल है, फसल निकलने के बाद उसको एनिमल खाता है, आप पशुपालन करते हैं, पशुपालन से एक्वाइम यानी खाद बनता है, खाद को अपन जमीन में डालते हैं, जमीन से हमारी जमीन का स्वास्थ्य ठीक होता है। अगर जमीन स्वस्थ है तो उसकी जो पैदावार है उसको आदमी खाएगा, आदमी का स्वास्थ्य ठीक होगा। यानी एक सर्कल है। वो जो एक फसलीय सिस्टम होगी उसमें ना तो पशुओं खान की कोई चीज होगी ना आदमी, यानी नेचुरल सर्कल टूट जाएगा। और नेचुरल सर्कल टूट जाएगा तो सारा का सारा जो सिस्टम व्यवस्था है ये बदल जाएगी। ये जो अपना एक नारा है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो दूर की बात हो जाएगी। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल कुछ नहीं, टिकाऊ कुछ नहीं है, बिल्कुल व्यापारिक हो जाएगा सारा। और व्यापार के अंदर जो है सारे जो आपको कुदरत के दिए हुए संसाधन जो भगवान ने दे रखे हैं, कुदरत ने दे रखे हैं, ना आपकी जमीन काम की रहेगी, ना आपका पानी काम का रहेगा, ना आपका पर्यावरण काम का रहेगा, ना आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ को बिगाड़ के जाते रहेंगे। ये हमारी खेती के ऊपर मोटा मोटा प्रभाव पड़ने वाला है। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने भी रखी बात कि भाई जो किसान है जो उससे जमीन से अपरूट होगा उसकी बहुत बुरी हालत होगी। ये कहीं गया जो ठीक से जिसको किले क्यों होता है कि हमने 50,000 रुपये किला देनी है, हमको या तो दे दिया ठेके जमीन उसमें देने हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, हम उसमें काम कर लेंगे, काम नहीं बोली भाई फिर 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। इतनी बड़ी मतलब बेरोजगार की खोज हो जाएगी, बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट होंगे, खासकर महिलाओं और बच्चों का बड़ा शोषण होगा उसके अंदर। ये पीछे का मतलब इतिहास ही बता रहे। अब तक जो छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसकी स्टडी ये बताती है, अब तक हमारे हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, ये नहीं करे, स्टेट वाइज अलग अलग है। बीज बनाने वाली कंपनियां खासकर आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में वो जो एरिया है वहां पर बीज बनाने वाली कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती है। वहां की ये स्टडी बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर महिलाओं का और बच्चों का इतना शोषण हो रहा है, बहुत ही कम तनख्वाह, क्योंकि उसका जो काम है फूल का इवेस्कुलेशन, पोलिनेशन, छोटा छोटा काम है जिसमें जोर नहीं पड़ता, लेकिन आदमी चाहिए ज्यादा, तो उसमें बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चों को लगा रखा है, महिलाओं को लगा रखा है, वर्किंग आवर 12-12 घंटे हैं। तो वो स्थिति और बिगड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ी खोज हो जाएगी बेरोजगारों की, और उनको काम चाहिए तो वो फिर सस्ते में उनसे काम कराया जाएगा। और इसके अलावा जो अलाइड बिजनेस है खेती है, कोई मिस्त्री है, कोई लोहार है गांव में, अभी मतलब सारे गाँव में स्टैंडों को पेंशन लाए, इनके धंधे की चौपट हो जाएगी तकरीबन ये होगा। और हमारी गांव में जो आज भी अपन सारे में खाने की चीज पूरी मात्रा की आप पैदा करते हैं, गेहूँ का है, राई सारे में चावल है, थोड़ा बहुत दूध है, बाजरा है, ये चीजें जब हम खुद पैदा नहीं करेंगे, जब मोल लेनी पड़ेगी, बहुत महंगी लेनी पड़ेगी, और हमारा जो खाने का बजट है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर बढ़ जाएगा। ये जो इस तरह का मॉडल है ये नहीं कि हिंदुस्तान में मतलब पहली बार लागू हुआ है, कई देशों में, गरीब देशों में भी, अमीर देशों में भी लागू हुआ है। अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के देशों में लागू किया है। कह कि इससे क्या होगा कि देश में खुशहाली आएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा होगी। लेकिन उदाहरण ये बताते हैं दुनिया में कि जितने भी गरीब देशों में मॉडल लागू किया उनकी हालत खराब हुई, चाहे वो अफ्रीका के देश थे जो लैटिन अमेरिका के देश थे। और जो अमीर देशों का उदाहरण देखा तो सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका का देते हैं, वो बोले वहां पर इतनी पैदावार हो रही है, प्रति हेक्टेयर इतनी पैदावार है, उनके पास बहुत स्टॉक है, वहां की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। खेती करने वाले किसानों की संख्या दिन ब दिन अमेरिका में भी घट रही है, 3% से ज्यादा होते थे, 1.5% भी नहीं बचे, और वो उसके बावजूद है जबकि सरकार उनको डायरेक्ट बेनिफिट सब्सिडी के नाम पर बहुत बड़ी भारी मात्रा $62,000 प्रति फार्मर डायरेक्ट सब्सिडी देगी, तब भी मतलब 1.5% किसान ही आज खेती के अंदर और रोकने मुश्किल हो रही है। हालात ये उनको ऊपर भी बड़ा भारी कर्ज है किसानों पर भी। और ये जो सुसाइड आप हिंदुस्तान करें, सुसाइड हिंदुस्तान में नहीं, सुसाइड अमेरिका में नहीं।